इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमारा कोकुशिबो अपनी ट्रू फॉर्म को अचीव करेगा और इसके अंदर हमारे कोकुशिबो का एंड होगा। वो कैसे होगा वो तुम देखने वाले हो। और इस वीडियो के अंदर हमें हमारे योरिची और कोकुशिबो का चाइल्डहुड से लेकर वो एक हाशिरा कैसे बने सारी हमें स्टोरी भी जानने को मिलने वाली है। और इस वीडियो का एंड होते होते तुम रो दोगे, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 11, जहाँ पे आज मैं टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 176, 177, 178, 179। बाकी तो मेरी रोज की बकवास का तो पता ही है जो मैं हर पार्ट में करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। बस टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 176 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोकुशिबो बोलता है कि योरिची, जब भी तुम मुस्कुराते थे तो मुझे गुस्सा आता था और मैं खुद को नहीं रोक पाता था। जब मैंने तुमसे कहा कि कोई भी हमारी ब्रीथिंग टेक्निक का सक्सेसर नहीं बन सकता तो तुम मुस्कुराने लगे और फ्यूचर की सोचने लगे। मुझे इस बात पे गर्व था कि हमारी जनरेशन स्पेशल है, लेकिन जब तुम हंसे तो मुझे इतनी घिन आ रही थी मानो मैं उल्टी ही कर दूं। इसमें इतना फनी क्या था? 2 टुकड़े होने के बाद भी अपनी तलवार को ना छोड़ना, एक ह्यूमन होने के बाद भी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करना, बार बार कटने के बाद और खून बहने के बाद भी ना मरना, इस हद तक ग्रो करना कि वो डीमंस को ही सरपास कर दे और सरपास करने के बाद भी वो ग्रो करता रहे। जो लोग सन ब्रीथिंग का यूज भी नहीं कर सकते वो भी रेड ब्लेड्स को एक्सेस कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में इतना फनी क्या है? हार के बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं कभी भी नहीं हारूंगा, चाहे मेरा सर ही क्यों ना अलग हो जाए। यहाँ पर कोकुशिबो की ब्लीडिंग रुक जाती है। ग्योमे सोचता है उसकी ब्लीडिंग रुक गई। शिनाजुगावा, अपने हमलों को मत रोको, उस पर अटैक करते रहो। हम तोकितो और गेनिया के सैक्रिफाइस को जाया नहीं जाने देंगे। मैं भी यही कहने वाला था, मैं इसे मारता रहूंगा जब तक ये इस दुनिया से नहीं चला जाता। विंड ब्रीथिंग 8th फॉर्म फर्स्ट गेल स्लैश, स्टोन ब्रीथिंग 5th फॉर्म स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस। कोकुशिबो इधर मुइचिरो के बचे हुए एक हाथ को भी काट देता है और वो अपने अंदर से उसके ब्लेड और उस पेड़ को निकालने लगता है। कोकुशिबो सोचता है मैं नहीं मरूंगा, अगर मैं इससे निकल गया तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। वो दोनों अब मर चुके हैं तो उनके ब्लेड की पावर और टेक्निक की पावर चली जाएगी और उसके बाद मैं मौत पर भी जीत हासिल कर लूंगा। ग्योमे और साने में उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट कोकुशिबो यहाँ पे एकदम से गायब होता है और हम देखते हैं कोकुशिबो यहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा अगली और क्रीपी है। साने में सोचता है उसने अपना सिर वापस उगा लिया। ग्योमे बोलता है उसकी बॉडी ने अभी अभी उसे रीजनरेट किया है तो वो वीक होगा, जल्दी उसके सर को काट दो। वो मुजान की तरह जल्दी से रीजनरेट नहीं कर सकता, जल्दी से उसके सर पे निशाना लगाओ। कोकुशिबो सोचता है कि मैंने इसके ऊपर जीत हासिल कर ली, अब जो सिर्फ एक चीज मुझे मार सकती है वो है सूरज की रोशनी। अब मैं किसी से भी नहीं। वो सानमे की स्वॉर्ड के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और वो बोलता है कि ये अगली कौन है। वो खुद को ही अगली बोल देता है। तभी कोकुशिबो को अपने पीछे योरिची नजर आता है जो उसे कहता है कि भाई तुम्हारा ड्रीम इस कंट्री का सबसे ताकतवर समुराई बनना है, मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं इस कंट्री का 2nd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनूंगा। कोकुशिबो सोचता है एक समुराई, क्या ये सच में वही है जो मैं चाहता था? और हम देखते हैं कि जिस जगह मुइचिरो ने अपने ब्लेड को घुसाया था वहां से उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है और तभी वहां से ग्योमे आके उसके सर को उड़ा देता है और सानमे उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। अपनी टेक्निक का यूज करो, अपनी टेक्निक का यूज करो। मैं अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज नहीं कर पा रहा, मैं अभी भी रीजनरेट कर सकता हूँ, मैं अभी भी नहीं हारा, मैं अभी भी। और उसे योरिची की बात याद आती है जहाँ पे योरिची बोलता है कि ये मेरे दिल को दुख देता है भाई। कोकुशिबो की बॉडी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। कोकुशिबो सोचता है कि मेरा सर कट जाने के बाद भी, मेरे टुकड़े हो जाने के बाद भी मेरा हार ना मानना। मैं सच में जिंदगी के नाम पे एक धब्बा हूँ। क्या मैं इसीलिए सैकड़ों साल जिया कि मैं मरने से इतना डरता हूँ कि मैं ऐसा मॉन्स्टर बन गया? क्या मेरे अंदर ताकत की भूख इतनी बढ़ गई थी कि मैंने उन इंसानों को ही खा लिया? क्या मैं सच में मरने से इतना डरता हूँ कि मैं ऐसा भद्दा मॉन्स्टर बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है योरिची, मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 177 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोकुशिबो बोलता है कि जो लोग किसी से भी नहीं जलते वो बस लकी हैं। एक ऐसा इंसान जो हर चीज को जला दे, मानो जैसे कि वो सूरज हो। जब हम दोनों पैदा हुए तो जुड़वा बच्चों को बुरा माना जाता था क्योंकि बाद में उनकी जमीन पर लड़ाई होती थी। मेरे भाई के सर के ऊपर एक भद्दा सा मार्क था, इसीलिए मेरे फादर ने ऑर्डर दिया कि उसे मार दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो काफी गुस्सा हो
हो गई, इसलिए डिसाइड किया गया कि उसे मारने के बजाय जब वो 10 साल का होगा उसे टेंपल में भेज दिया जाएगा एक प्रीस्ट बनने के लिए। भले ही हम दोनों भाई थे पर हमारे कमरे, हमारी किमोनो, हमारी पढ़ाई, यहाँ तक कि हमारा खाना भी एक दूसरे से काफी अलग था। किसी वजह से योरिची ने कभी भी मेरी माँ को नहीं छोड़ा। जब भी मैं उसे देखता था तो वो मेरी माँ की लेफ्ट साइड को पकड़ के खड़ा रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि योरिची कितना बचकाना है। जब मेरे फादर बाहर होते थे तो मैं उसके छोटे से कमरे में चला जाता था और अगर मैं उसे खाने के लिए कुछ देता तो मेरे फादर को पता चल जाता था। इसी वजह से मैंने एक छोटी सी फ्लूट बनाई और उसे दे दी। मैंने कभी भी योरिची को बचपन में हंसते हुए नहीं देखा। 7 साल का होने से पहले तो योरिची ने बात भी नहीं की, इसलिए लोगों को लगता था कि वो बहरा है। पर जब वो मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखता था तो मुझे पता चल गया कि वो बाकियों से अलग है। योरिची पेड़ के पीछे छुप के मुझे देख रहा था जिसने मुझे डरा दिया। योरिची यहाँ पे कहता है, भाई क्या तुम्हारा ड्रीम इस कंट्री का सबसे ताकतवर समुराई बनना है? कोकुशिबो बोलता है कि उसने पहली दफा मुझसे बात की, ये इतना शॉकिंग था कि मेरी वुडन स्वॉर्ड मेरे हाथ से गिर गई। फिर उसके बाद वो कहने लगा कि उसे भी एक समुराई बनना है। भले ही 10 साल का होने के बाद वो एक प्रीस्ट बनने के लिए चला जाएगा। वो एक प्रीस्ट बनने वाला था, ना कि समुराई। क्या उसे ये बात समझ नहीं आई? उस टाइम वो पहली बार हंस रहा था। ये मुझे काफी डिस्कस्टिंग लगा। एक समुराई अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है और जो अपने माँ का पहलू ही ना छोड़े वो कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। पर उसके बाद योरिची प्रैक्टिस पर भी आने लगा और बाकियों से कहने लगा कि उसे भी समुराई बनना है। मेरे फादर का नौकर जो कि मुझे स्वॉर्ड का रास्ता सिखा रहा था, उसने योरिची को एक छोटी सी शिनाई दी। उसने बस योरिची को छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दिए और तलवार को कैसे पकड़ते हैं ये बताया था। उसके बाद उसने कहा कि वो उस पर हमला करे। योरिची यहाँ पर सिर्फ एक सांस लेता है और वो उस पे मल्टीपल अटैक करके उसको जमीन पर गिरा देता है और वो सोचता है कि मैं अपने फादर के नौकर को कभी भी नहीं हरा पाया, भले ही मैंने कितनी कोशिश क्यों ना की हो। पर योरिची ने एक ही पल में 4 हमले कर कर उसको नॉकडाउन कर दिया। एक छोटे से 7 साल के बच्चे ने उसकी पूरी बॉडी पर चोट पहुंचाई थी। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी पर वो जगह काफी स्वेल हो चुकी थी। उस दिन के बाद से योरिची ने कभी नहीं कहा कि उसे एक समुराई बनना है, क्योंकि दूसरों को मारकर उसे काफी दुख होता था। मैं योरिची की स्ट्रेंथ का सीक्रेट जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे बार बार पूछा, पर योरिची ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। योरिची यहाँ पे कहता है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम पे अटैक करने वाला होता है तो उससे पहले उसकी लंग्स एक्सपेंड होती हैं। उसकी बोन मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को गौर से देखकर कोकुशिबो बोलता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया योरिची ने यहाँ पे क्या कहा, पर वो जिंदा चीजों के आर पार देख सकता था। और यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की, यानी कि योरिची बचपन से ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है। उसके सर पे जो मार्क था उसकी तरह उसकी आंखें भी स्पेशल थी और उसकी बॉडी इतनी पावरफुल थी कि वो इन चीजों से रिएक्ट कर सके। जिस बच्चे की मैं फिक्र कर रहा था वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर था। योरिची कहता है, पर स्वॉर्ड के बारे में बात करने से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कोकुशिबो बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी एक स्वॉर्ड को देना चाहता था और ये रास्ता काफी मुश्किल होने वाला था। सब लोग कहते थे कि मेरे पास टैलेंट था और मैं थोड़ी और मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बन सकता था, पर मेरी ग्रोथ की स्पीड एक कछुए जितनी थी जब मैं उसे इस जीनियस के साथ कंपेयर करता था। ये कितना अच्छा होता टैलेंट उन्हें मिलता जो इसे चाहते थे। योरिची स्वॉर्ड के बारे में बात करके हमेशा बोर हो जाता था। उसके पास टैलेंट था फिर भी वो खुश नहीं था। योरिची के लिए एक स्वॉर्ड की वैल्यू बच्चों के खिलौनों की तरह थी। उसके बाद हमारी जगह पूरी तरीके से बदल गई। मेरे फादर के नौकर ने मेरे फादर को सब कुछ बता दिया। अब योरिची को मेरी जगह हेड बनना था और मैं योरिची के छोटे से कमरे में आ गया। अब मुझे एक प्रीस्ट बनना था और मेरा समुराई बनने का ड्रीम अब पूरा नहीं हो सकता था। बट तभी वहां पे योरिची आके उसे कहता है, भाई हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। योरिची रात को 3 बजे आया और मैंने हमारी माँ की मौत एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिचिकात्सु से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्यों आए? योरिची कहता है कि आप बाकी चीजें उनसे पूछ सकते हो जो हमारी केयर करते हैं, मैं अभी टेंपल के लिए जा रहा हूँ। मिचिकात्सु कहता है, टेंपल के लिए इस टाइम? योरिची कहता है, हाँ मैं आपको गुड बाय कहने आया था।
तभी योरिची यहाँ पे वो फ्लूट निकालता है जो मिचिकात्सु ने उसे दी थी और बोलता है कि ये फ्लूट मैं इसे तुम्हारी तरह समझता हूँ, भले ही हम कितनी दूर क्यों ना हो, मैं रोज मेहनत करूंगा। योरिची के पास एक फ्लूट थी जो सिर्फ साउंड क्रिएट कर सकती थी, पर फिर भी वो उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो कोई खजाना हो। योरिची दोबारा मुस्कुराया। जिस चीज को उसने पकड़ा हुआ था वो बस एक कबाड़ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है, ये कितना डिस्गस्टिंग है, पर मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। उसके बाद वो किसी जगह पे चला गया और उसके पास थोड़ा सा ही सामान था। हमारी माँ की डायरी के हिसाब से मुझे पता चला कि योरिची को पता चल गया था कि अगला सक्सेसर वो बनने वाला है, मैं नहीं, इसीलिए उसने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। योरिची को हमारी माँ की बीमारी और उनके बचे कुचे दिनों के बारे में भी पता था। हमारी माँ की लेफ्ट साइड पे काफी अरसे से दर्द होता था। लेफ्ट साइड, उनकी लेफ्ट साइड। योरिची हमारी माँ के पहलू में नहीं रह रहा था, वो बस उन्हें सहारा दे रहा था क्योंकि वो अपनी बीमारी के चलते काफी वीक हो चुकी थी। और उस वक्त मुझे मेरे पूरे दिल के अंदर जलन हो रही थी। मैं उस जीनियस से नफरत करता था जिसका नाम योरिची था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड। काफी लंबा चैप्टर था यार ये। चैप्टर 178 स्टार्ट होता है जहाँ पे मिचिकात्सु सोचता है कि योरिची तुम मर जाओ, तुम वापस कभी मत आना, तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही इस नेचर के रूल्स खत्म हो जाते हैं। मेरे फादर ने कुछ लोगों को योरिची को वापस लाने के लिए टेंपल में भेजा, पर वो वापस नहीं आया। उसके बाद उसने हमसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए और पूरे तरीके से गायब हो गया। पता नहीं उसे किडनैप कर लिया गया, वो खाई में गिर गया, या फिर एक भालू ने उसे खा लिया। पर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिचिकात्सु की जिंदगी 10 साल तक तो काफी अच्छी गुजरी और यहाँ पे उसकी वाइफ भी है और इसके बच्चे भी हो चुके हैं। पर मिचिकात्सु खुद बोलता है कि मेरे ये वाले दिन काफी बोरिंग थे और टाइम काफी स्लो चल रहा था। पर तभी एक दिन मेरे लोगों पर डीमन ने अटैक कर दिया और जो मेरा वक्त रुका हुआ था वो फिर से चलने लग गया। मैं और योरिची एक दूसरे से वापस मिले, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। योरिची ने यहाँ पर इसको डीमन से बचाया और यहाँ पे योरिची की स्वॉर्ड स्किल पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मिचिकात्सु खुद बोलता है कि इसकी बचपन वाली स्किल्स इसके आगे कुछ भी नहीं है। मिचिकात्सु बोलता है जब मैंने योरिची को देखा मेरे वो सारे दिन खत्म हो गए और वो नफरत और जलन मुझे फिर से महसूस हुई। योरिची ने यहाँ पे मिचिकात्सु से लेट आने के लिए माफी मांगी और जो उसके नौकर मरे थे उसके लिए भी। मिचिकात्सु यहाँ पे योरिची की पावर को देखकर उस जलन और उस सड़न के अंदर के मैं इसको सरपास कर दूं, उसने अपनी फैमिली, अपने बच्चे और अपने घर को ही छोड़ दिया और योरिची की तरह वो एक डीमन स्लेयर बन गया। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर योरिची सबको अपनी टेक्निक्स और ब्रीथिंग टेक्निक सिखा रहा था, पर कोई भी यहाँ पे उसके लेवल को रीच नहीं कर पाया। योरिची ने यहाँ पर सबकी ताकत के ऊपर काम किया और एक ब्रीथिंग सिस्टम बना दिया। बाकी डीमन स्लेयर सन ब्रीथिंग का यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सन ब्रीथिंग से ड्राइव्ड और ब्रीथिंग स्टाइल्स बनाए। और यहाँ पर बाकी जो डीमन स्लेयर थे उन्होंने भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया और डीमन स्लेयर मार्क मिचिकात्सु के सर पर भी आ गया। बट मार्क आने के बाद भी मिचिकात्सु सन ब्रीथिंग का यूज नहीं कर पाया। उसने अपनी एक ब्रीथिंग बनाई जिसे बाद में जाके उसने मून ब्रीथिंग का नाम दिया। मिचिकात्सु को लग रहा था कि वो ट्रेनिंग करके योरिची जितना पावरफुल बन सकता है और जैसे ही मिचिकात्सु को इन ख्यालों पर गुस्सा आ रहा था कि वो उसको सरपास नहीं कर पा रहा, मार्क वाले डीमन स्लेयर्स मरने लगे। उन लोगों ने मार्क की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई और ये इनके खुशी वाले दिन अब खत्म होने लगे थे। मिचिकात्सु यहाँ चीज रियलाइज करता है कि अब मेरा भी कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे ट्रेनिंग के दिन भी खत्म होने वाले हैं, मैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर पाऊंगा। बट एक दिन उसे मिला हमारा माइकल जैक्सन मुजान, जो उसे कहता है तो फिर तुम एक डीमन क्यों नहीं बन जाते? अगर तुम एक डीमन बन गए तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रह पाओगे। तुम अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करना चाहते हो और मैं एक ब्रीथिंग स्टाइल यूजर को एक डीमन बनाना चाहता हूँ। तो बताओ तुम क्या कहते हो? तुम्हें अपनी किस्मत को खुद चुनने का मौका मिल रहा है, बाकियों को ये मौका नहीं मिलता। मिचिकात्सु बोलता है कि जिस चीज को मैं चाहता था वो मेरे सामने थी, अब मैं सभी चीजों से रिलीज हो चुका था या फिर मुझे हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर हम उसी सिनेरियो पे आ जाते हैं जहाँ पे योरिची की अपनी एज के चलते खड़े खड़े डेथ हो गई थी, जो तुमने पिछले पार्ट में देखा होगा। कोकुशियो बोलता है पर तुम फिर से मेरे सामने आ गए और तुमने फिर से मुझे ये चीज दिखाई कि तुम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो और बूढ़े होने के बाद भी जब तुम मरे तब भी तुम मुझसे काफी
काफी ऊपर थे। कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि वो आदमी भी नहीं। ये मुजान की बात कर रहा है। कोई बंदा तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। आखिर क्यों मुझे तुम हमेशा इतना बुरा फील करवाते हो। कोकुशिबो यहाँ पर योरिची की डेड बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े कर देता है। और हम यहाँ पे यार एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली चीज देखते हैं कि योरिची के पास अभी भी वो फ्लूट पड़ी हुई थी जो मिचिकात्सु ने बचपन में उसे दी थी, जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे। और तभी उसे योरिची की बात याद आती है कि मैं इस फ्लूट को तुम्हारी तरह समझता हूँ मेरे भाई। और यहाँ पर कोकुशिबो रोने लगता है, बस रुक जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें देखते साथ ही मुझे उल्टी आ जाती है। तुम्हारी आवाज को सुनकर ही मेरी पूरी बॉडी में गुस्सा आ जाता है। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया जिसे मैं सबसे ज्यादा भुलाना चाहता था। मैं हमारी माँ का, हमारे फादर का, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों का फेस भी याद नहीं रख पाया। पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल आसमान की तरह साफ है, बिल्कुल सूरज की तरह। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे पास पहुँचना चाहते हैं, वो तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, पर आखिर में हम बस सिर्फ तड़प सकते हैं जब तक हम राख बनकर गायब ना हो जाएं। हाँ, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने घर को छोड़ दिया, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी इंसानियत को ही छोड़ दिया। मैंने अपने डिसेंडेंट को बिना कुछ सोचे समझे ही मार दिया। मैंने अपने अंदर के समुराई को छोड़ दिया। इतना दूर आने के बाद भी क्या ये किसी काम नहीं आया? तुमने मुझसे कहा था कि जो भी अपनी टेक्निक का मास्टर होगा वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे, पर मैं कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं कभी भी उस दुनिया को नहीं देख पाया जिसे तुम देखते थे। तुम्हारे मरने के बाद हर स्वॉर्ड्समैन को मैंने और उस इंसान ने मिलकर मार दिया जो सन ब्रीथिंग के बारे में जानता था। फिर भी तुम्हारी ब्रीथिंग टेक्निक अभी तक कैसे जिंदा है? क्यों मैं अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ पाया? क्यों मुझे कोई भी नहीं जानता? आखिर क्यों हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं? आखिर मैं इस दुनिया पर पैदा भी क्यों हुआ था? मुझे बताओ योरिची। और यहाँ पर हम देखते हैं कोकुशिबो ने अपने पास अभी तक वो फ्लूट के दोनों टुकड़े रखे हुए थे। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है एंड और कोकुशिबो की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। चैप्टर 179 स्टार्ट होता है जहाँ पे ग्योमे बोलता है, शिनाजुगावा अपने हमलों को रोक दो, डीमन अब रीजनरेट नहीं कर रहा है। पर सानमे यहाँ पर बेहोश हो चुका था। ग्योमे जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है अपर मून 1 अब मर चुका है। ग्योमे सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बेहोश होने के बाद भी अटैक करता रहा। तभी हम गेनिया को देखते हैं जो कटा साइड पे पड़ा है। हिमेजिमा सान आनी की तोकितो सान। ग्योमे उसके पास जाके कहता है हम सब जिंदा हैं। गेनिया कहता है तोकितो मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तोकितो सान को देखो। ग्योमे यहाँ सोचता है ये अभी तक जिंदा है क्योंकि इसने डीमन को अब्सॉर्ब किया था, पर उसके खून के साथ डीमंस के इफेक्ट भी जा रहे हैं। शिनाजुगावा का खून रेयर है, पर इन दोनों को साथ में रखना गलत नहीं होगा। और ग्योमे सानमे को गेनिया के पास लेटा देता है। ग्योमे उसके बाद तोकितो के पास जाता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर अपनी किमोनो को उतार के रख देता है और तोकितो यहाँ पे मर चुका है। आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट किडिंग, तोकितो इज डेड। ग्योमे उसे कहता है तोकितो तुम दोनों का शुक्रिया, हम तुम्हारी वजह से जीत पाए। मैं दिल से तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट शो करता हूँ। तुम बहुत यंग थे और तुम आखिर तक लड़ते रहे। फिक्र मत करो, हम मुजान को हरा कर तुम्हारे पास ही आ जाएंगे, तो अब सुकून से सो जाओ। और ग्योमे तोकितो की आंखें बंद कर देता है और मुइचिरो की आंखें खुलती हैं आफ्टर लाइफ में, जहाँ पे उसका भाई उसके सामने खड़ा हुआ है। उसका भाई कहता है यहाँ पे मत आओ, वापस चले जाओ। मुइचिरो कहता है मैंने इतनी मेहनत की, आप मेरी तारीफ नहीं करोगे? आखिर क्यों? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम वहाँ से भाग सकते थे, तुम अभी सिर्फ 14 के हो। मुइचिरो कहता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं भाग सकता था। उसका भाई कहता है अगर तुम भाग जाते तो तुम बच जाते, पर तुम यहाँ पर क्यों मरे? इस मौत का कोई भी मतलब नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस लिए पैदा हुए थे? मुइचिरो बोलता है पर आप तो 11 साल की उम्र में मर गए थे, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब होगी। और मैं क्यों पैदा हुआ था? मुझे इसका आंसर पता है। मैं पैदा हुआ था ताकि मैं खुश हो सकूं, और आपके लिए भी ऐसा ही है। क्या मैं गलत हूँ? क्या आप खुश नहीं थे? क्या आपको कभी भी खुशी महसूस नहीं हुई? मुइचिरो कहता है मैं काफी खुश था जब हम चारों एक फैमिली की तरह साथ में रहते थे, पर जब मैं अकेला रह गया मुझे काफी दर्द का सामना करना पड़ा। पर मैंने दोस्त बनाए, मुझे मजा आया
और मैं वापस हंस सकता था। मैं इतनी बार खुश हुआ कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता। क्या ये सच में इतना बुरा है? मैं किसी भी चीज से नहीं भागा, मैंने अपनी नजरों को नहीं फेरा, मैंने अपने दोस्तों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और मुझे इसका पछतावा नहीं है। तो इसीलिए इस तरह मत कहो कि इस मौत का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अलावा कोई और होता तो वो कुछ भी कह सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ऐसा कहो। उसका भाई आके उसे गले लगाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब पता है, पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता मुइचिरो। तभी हम इधर देखते हैं सानमे की आंख खुल चुकी है और वो अपने सामने गेनिया को कटा हुआ पड़ा हुआ देखता है। यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी राख बन रही है। आनी की फिक्र मत करो, मैं कुछ करूँगा, तुम्हारा भाई तुम्हें बचा लेगा। नी चान मुझे माफ कर दो, मैंने जब आपको ब्लेम किया, मुझे माफ कर दो एक बोझ बनने के लिए। तुम मेरे लिए कभी भी एक बोझ नहीं थे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो प्लीज मत मरो और मेरे से पहले मरने की तो हिम्मत भी मत करना। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं बचाया था गधे। आप मुझे बचाना चाहते थे और बदले में मैं आपको बचाना चाहता था। हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि हम भाई हैं। आपको इतना दुख हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो, मैं चाहता हूँ कि आप ना मरो, क्योंकि मेरे नीचान इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वीट और अच्छे हैं। थैंक यू आनी की। गेनिया की बॉडी पूरे तरीके से गायब हो जाती है। गेनिया, गेनिया। तभी पीछे से ग्योमे आके बोलता है शिनाजुगावा हमें जाना होगा, अपने सर को ऊंचा करो, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम मुजान को ना हरा दें। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर होता है एंड। यहाँ पर हमारे अपर मून 1 की फाइट खत्म होती है और उसके साथ हमारे कुछ कैरेक्टर्स की डेथ भी हुई। खैर यार, तुम्हें वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई गेनिया कैसे मर गया, उसने कोकुशिबो के पार्ट्स को अब्सॉर्ब किया था, कोकुशिबो मर गया तो उसके सेल्स भी गायब होने ही होने थे। और मुइचिरो का तो तुम्हें पता ही है, उसकी दोनों टांगे कट गई, उसके 2 हाथ कट गए, तो वो कैसे ही सरवाइव कर पाएगा। और इतना खून भी बह चुका था उसका और इतनी फाइट भी कर रहा था, तो तुम समझ ही गए होगे। नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इन्फिनिटी कैसल आर्क, तो उसे मिस मत करना। इन्फिनिटी कैसल आर्क के बाद टेंशन ना लो, मैं कुछ मांगास पे काम कर रहा हूँ, वो कवर करेंगे फिर हम। बड़े मजे की होने वाली हैं वो भी। यार एक कमेंट लाजमी कर दिया करो, तुम लोगों को पता नहीं क्या है कमेंट करते हुए तुम्हें क्या होता है। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।